अब करते हैं बुलेटिन का बाकायदा आगाज। 100% रिकवरी की दावेदार बिजली की तकसीम कार कंपनी घरेलू सार्फिन को रिलीफ देने में नाकाम। एक तो बिजली महंगी, इस पर फेस्को की मतवसत तबके पर सख्तियां बढ़ने लगीं। सार्फिन से एक साथ की सहूलत छीन ली गई। शहरी बिलों के एक साथ ना होने पर फेस्को पर बरस पड़े। 100% रिकवरी की दावेदार बिजली की तकसीम कार कंपनी घरेलू सार्फिन को रिलीफ देने में नाकाम हो गई हैं। इस हवाले से बात करेंगे अवैस अली से। अवैस, बताइएगा। 100% रिकवरियों की दावेदार फेस्को जो है वो सार्फिन को रिलीफ फराहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देती है। रिकवरियों का माह जून भी गुजर चुका है, उसके बावजूद फेस्को की जानिब से सार्फिन को बिजली के बिलों की एक साथ की सहूलत फराहम नहीं की जा रही। माह जून से लेकर जो है वो ताहाल बिजली के बिलों की एक साथ पर पाबंदी जो है वो आयद है, और अब जो है वो एक माह के बिजली के बिल की जो किस्त है वो भी फेस्को अफसरान की जानिब से बंद कर दी गई है। महंगी बिजली पर जो सार्फिन हैं वो बिजली के बिल भी नहीं जमा करा सकते, उनको मुश्किलात का सामना है। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं इस वाले से उनका क्या कहना है। अच्छा, आप हमें बताइएगा कि बिजली के बिलों की एक साथ नहीं हो रही, आप यहाँ पर आए हैं अब्दुल्लापुर डिवीजन, क्या कहेंगे इस वाले से? सर देखिए, पहले जो है ना वो किस्त कर देते थे तो यानी कि गुजारा हो जाता था, लेकिन अब बिल भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है ना। ऊपर से ये किस्त उन्होंने बंद कर दी है, ठीक है। मेरी इतनी सैलरी नहीं है कि मैं अपना यानी कि घर पे भी यानी कि खर्चा दे सकूं और बिजली के बिल भी अदा कर सकूं। हुकूमत को चाहिए कि गरीब आवाम को कुछ एहसास करे, ना कि बिजली का रेट बढ़ाया जाए। बिल्कुल, कुछ और शहरी हैं। अच्छा, आप कुछ बुजुर्ग हज़रात यहाँ पर मौजूद हैं, आप बिजली के बिल की एक साथ के लिए आए थे, बिजली के बिल की एक साथ नहीं हो रही, क्या कहेंगे हुकूमत से? हुकूमत ने कहने हैं बंदियां नूं मारो ना, एक तो रेट बिजली का बहुत कर दिता, उत्तों बिलों दी किश्तां नहीं करते। ये अफसर मारन दे लायक होए ने। मतलब असी पैसे देना चाहते हैं, असी कहने भी पैसे लै लो, अद्धे करके लै लो, ताकि नहीं तो फिर असी मीटर लवा देंगे। ये पाकिस्तान इस वास्ते बनया, कायदे-आज़म ने इस वास्ते बनाया सी कि मतलब इत्थे जुल्म होवे, जुल्म बरबियत होवे, ते ये जुल्म जिहड़ा हटना चाहिए। मैं वजीर आला पंजाब नाल, वजीर आज़म पाकिस्तान नाल काकड़ लाकड़ जिहड़ा उहनूं चाहिए इस गल ते उत्ते कोई अपना एक्शन लवे और लोगों दी किश्तां जिहड़ियां किश्तां ते होण ना, ताकि लोग सौखे तरीके नाल अपना मतलब गुजारा कर दें। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, यहाँ पर लोगों का यही मुतालबा है कि बिजली के बिलों की एक साथ बहाल की जाए। कुछ और शहरी, अच्छा आप हमें बताइएगा कि बिजली के बिलों की एक साथ नहीं हो रही, किन मुश्किल का सामना? आपके सामने ये कि महंगाई बहुत ज़्यादा है और इसके बावजूद कि एक साथ ही पूरे पाकिस्तान पे बर्डन पड़ा है, जिसकी वजह से ये एक बिल ज़्यादा है। पाकिस्तान को ना एक रिलीफ देना चाहिए, एक दो माह की किस्त होनी चाहिए, ज़्यादा तो ज़्यादा एक किस्त तो करें ना। आपके सामने महंगाई है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पर जो शहरी मौजूद हैं उनकी जानिब से यही मुतालबा किया जा रहा है कि खुदारा जो है वो बिजली के बिलों की एक साथ की सहूलत जो है वो बहाल की जाए। फेस्को हेडक्वार्टर की जानिब से कमर्शियल इंडस्ट्रियल कनेक्शन के साथ साथ जो घरेलू सार्फिन हैं उनकी भी एक माह की बिजली के बिलों की एक साथ भी बंद की गई। वजह से लोग रोजाना की बुनियाद पर दहाई देते हैं और ये मुतालबा करते हैं कि बिजली के बिलों की एक साथ की सहूलत फराहम की जाए, मगर एक जानब फेस्को अवैस हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब टोबा टेक्सिंग में महकमा तालीम का सरकारी स्कूल की हालत बेहतर बनाने का फैसला। सैलाब और बारिश से मुतासर इलाकों के स्कूल्स में नए फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाए जाएंगे, वॉशरूम्स बेहतर बनाए जाएंगे। वॉशरूम्स बेहतर बनाए जाएंगे, तफसीलात जानते हैं अहमद नदीम से। जी अहमद, बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमा तालीम जो है वो सरकारी स्कूलों की हालत बदलने के लिए कोशिशें टोबा टेक्सिंग में जो है वो सरकारी स्कूलों की हालत का बदलने का फैसला कर लिया गया है। इस हवाले से जो है वो महकमा तालीम को जो है वो फंड्स भी मौसूल हो चुके हैं। टोबा टेक्सिंग में जो 22 के करीब स्कूल ऐसे सरकारी स्कूल ऐसे हैं जो क्या है वो सैलाब के दौरान जो है वो मुतासर हुए थे और बारिश की वजह से जो है जिन स्कूलों की सूरत हाल जो है अब उनको जो है वो तब्दील करने का फैसला कर लिया गया है। इस हवाले से हमारे साथ जो है वो बात करने के लिए असिस्टेंट डायरेक्टर एजुकेशन शरीफ अहरार मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं। सर आप बताइएगा कि टोबा टेक्सिंग में जो है वो कितने स्कूलों में जो है वो ये रेनोवेशन का काम करवाया जाएगा और इस हवाले से कितने फंड्स मौसूल हो चुके हैं और जो है वो जिन स्कूलों को इंतखाब किया गया उनका इंतखाब जो है किस बिना पर किया गया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टोबा टेक्सिंग में 22 स्कूलों में हम रिहेबिलिटेशन और ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं।
ये फंड्स PMIU की तरफ से जारी हुए हैं। 63,19,000 रुपये टोबा टैक्सिंग वसूल हो चुके हैं और हमने ये फंड्स ट्रांसफ़र कर दिए हैं स्कूल काउंसिल्स के अकाउंट्स में। ये स्कूल काउंसिल्स अपने जैसे पहले यूटिलाइज करते हैं फंड्स NSB का ग्रांट या फ़रोग़ तालीम फ़ंड, उसी तरह ये फंड्स यूटिलाइज करेंगे। इनमें RO प्लांट्स हैं और टॉयलेट ब्लॉक्स की जो रिपेयर है वो इसमें शामिल है। ये फंड्स इस बुनियाद पे दिए गए हैं कि जो हमारे टोबा टैक्सिंग के रेन इफेक्टेड या फ्लडेड एरिया के अफेक्टेड स्कूल थे उनको अहमद अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। डिस्ट्रिक्ट जेल फैसलाबाद में खवातीन के लिए अलग जेल की तामीर का फैसला। महकमा बिल्डिंग ने जेल का नक्शा और तखमीना लागत DIG जेल खाना जात को भिजवा दिया। जेल के अंदर 6 बेड पर मुश्तमिल हॉस्पिटल भी बनाया जाएगा। इमरान असलम हमारे साथ हैं, अपडेट कीजिएगा इमरान इस हवाले से। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट जेल फैसलाबाद में खवातीन के लिए अलग जो है वो जेल बनाने का फैसला किया गया है। 6 बेड पर मुश्तमिल वहाँ पर हॉस्पिटल भी तामीर किया जाएगा। इसके साथ साथ जो है वो लॉन्ड्री ब्लॉक और फ़नी तलीम के हवाले से जो है वो टैप्टा के इश्तराक से सेंटर भी कायम किया जाएगा। इन तमाम स्कीमों पर महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद की जानब से काम जो है वो वर्क प्लान जो है वो तैयार किया जा रहा है, जिसके मुताबिक 15 करोड़ के करीब जो है वो लागत आनी है। महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद की जानब से जो है वो तमाम तर तखमीना लागत जो है वो DIG जेल खाना जात फैसलाबाद को अर्साल किया गया है। और इसके साथ साथ जो है वो ये डिस्ट्रिक्ट जेल में खवातीन के अलग बैरक्स और अलग जो है 6 बेड्स पर मुश्तमिल हॉस्पिटल के क़याम की स्कीम के हवाले से बिल्डिंग डिपार्टमेंट की जानब से जो है वो नक्शा भी तैयार किया गया है और तमाम तर तफसीलात जो हैं वो DIG जेल खाना जात को अर्साल कर दी गई हैं, जिसके मुताबिक फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट जेल में खवातीन के लिए अलग बैरक्स, अलग हॉस्पिटल्स, लॉन्ड्री ब्लॉक और फ़नी तलीम के हवाले से सेंटर्स का क़याम भी अमल में लाया जाएगा। इमरान हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब फैसलाबाद के जनरल हस्पताल समनाबाद में सहूलियात का फुकदान हामला खवातीन के लिए मुश्किलात का बाइस बन गया। इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं आज़ादार हुसैन। आज़ादार अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, अलर्टपाल 2 गायनाकोलॉजिस्ट की शिकायत पर अलर्टपाल 2 इंतजामिया की जानिब से CEO फैसलाबाद को ख़त लिखा गया था और इसमें जिक्र किया गया था कि जनरल अस्पताल समनाबाद में हामला खवातीन को जो है बजाय इसके वहाँ पर डिलीवरी की सहूलियात फराहम की जाए। हामला खवातीन को जो है वो अलर्टपाल 2 रेफर किया जा रहा है, जिससे हामला खवातीन इनकी जो तादाद है वो अलर्टपाल 2 में जो है बढ़ती जा रही है। इस सिलसिले में अब जनरल अस्पताल समनाबाद गायनाकोलॉजिस्ट जो डिपार्टमेंट है उनकी जानिब से ख़त का जो है जवाब CEO फैसलाबाद में जिक्र किया गया है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो हामला खवातीन हैं उन्हें चेक किया जा रहा है, उन्हें इलाज मुआवजे की जो सहूलियात हैं वो फराहम की जा रही हैं, क्योंकि जो जनरल अस्पताल समनाबाद है ये 50 बेड से 250 बेड पे मुंतकिल हो चुका है, मगर यहाँ पे अभी तक HR की जो शदीद कमी का सामना करना पड़ रहा है, गायनाकोलॉजिस्ट की कमी का सामना करना पड़ रहा है, अमले की कमी। आज़ादार अपडेट कर रहे थे आपका। एक्सपोर्ट माहाना बुनियाद पर बेहतर, सालाना बुनियाद पर कम। पाकिस्तान होज़री मैन्युफैक्चरर्स एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के साबिक चेयरमैन काशिफ ज़ा कहते हैं साल के अख्ताम में अमूमी तौर पर एक्सपोर्टर्स खुश होते हैं, मगर इस साल सूरत हाल बरक्स है। क्या शिकवे शिकायत हैं एक्सपोर्टर्स के, जानते हैं शराज भट्ट से। जी शराज। महीने से महीने का कंपैरिजन किया जाए या साल से साल का कंपैरिजन किया जाए, एक्सपोर्ट किस हद तक बढ़ी है और किस हद तक कम हुई है? क्या एक्सपोर्टर्स इस वक्त फायदे में हैं? खास तौर पर अगर बात करें, एक जनरल व्यू पॉइंट ये होता है कि जब ईयर एंड हो रहा होता है तो एक्सपोर्टर्स को फ़ायदा होता है, लेकिन इस वक्त कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है बढ़ता चला जा रहा है, जिसकी वजह से माहौल साजगार नहीं है एक्सपोर्ट के लिए भी। हमारे साथ काशिफ ज़ा मौजूद हैं, साबिक चेयरमैन हैं पाकिस्तान होज़री मैन्युफैक्चरर्स एक्सपोर्टर एसोसिएशन के, उनसे गुफ्तगू करते हैं। कैसे बताएगा जो एक्सपोर्ट बढ़ी है मंथ टू मंथ, क्या ईयर टू ईयर भी बढ़ी? देखिए शराज, जो आजकल दावे किए जा रहे हैं कि हमारी मंथ टू मंथ एक्सपोर्ट जो है वो काफ़ी इसमें इजाफा हुआ है, तो नो डाउट पिछले मंथ से हमारी एक्सपोर्ट इस मंथ की ज़्यादा हुई है। लेकिन अगर पिछले क्वार्टर से कंपैरिजन किया जाए, ओवरऑल पिक्चर चेक की जाए कि पिछले साल जुलाई टू सितंबर वाला जो क्वार्टर था उसको इस क्वार्टर से कंपेयर किया जाए इस साल के क्वार्टर से, तो ये 15% हमारी गारमेंट्स की एक्सपोर्ट कम हुई है और ओवरऑल टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट जो है वो 3 to 4% जो है वो माइनस में है। तो हमारी एक्सपोर्ट तो ऑलरेडी पिछले साल डिप कर रही थी, तो इस साल अगर सस्टेन कर रही है या डिप कर रही है या एक महीने पिछले से कंपेरिजन कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में हमें इसके ऊपर खुशियाँ नहीं मनानी चाहिए। हम ऑलरेडी बड़े बहरान के शिकार हैं और हमारी एक्सपोर्ट दिन ब दिन गिरती जा रही है, हमारे फॉरेन रिजर्व्स गिर रहे हैं, तो हमें गवर्नमेंट से ही मुतालबा और हमारे जो टेक्सटाइल मिनिस्टर, जो कॉमर्स के शराज अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में इंफ्रास्ट्रक्चर मसाइल शहरियों के लिए वबाल जान बन गए। न्यू सिविल लाइंस का मेन रोड टूट फूट का शिकार, ट्रैफिक रवानी मुतासर, गर्दो गुबार सांस की बीमारियों का सबब बनने लगा।
फैसलाबाद में इंफ्रास्ट्रक्चर मसाइल शहरियों के लिए वबाल जान बन गए। न्यू सिविल लाइंस का मेन रोड टूटा हुआ है। इस हवाले से बात करेंगे अरसलान दुरानी से जो वहाँ पे मौजूद हैं। अरसलान, बताइएगा रोड की सूरत हाल के हवाले से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, फैसलाबाद के इंफ्रास्ट्रक्चर के जो मसाइल हैं वो बढ़ रहे हैं जिसकी वजह से जो फैसलाबाद के शहरी उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ न्यू सिविल लाइन के इलाके में, जिसका ये मेन रोड है जो कि अरसदराज से टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से आमदोरफ्त में शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और आजकल क्योंकि स्मोक भी है तो धूल मट्टी की वजह से मुख्तलिफ किस्म की जो सांस की बीमारी है उसमें भी मुब्तला हो रहे हैं। मजीद क्या उनको मुश्किलात है मेरे साथ मौजूद से जानते हैं। जी बताइएगा, कब से ये रोड टूट फूट का शिकार है और किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? ये अरसदराज से ही देखने में आ रहा है कि जब से हम इसे यूज़ कर रहे हैं तो ये टूट फूट का ही शिकार है और काफ़ी मुश्किलात हैं, मतलब कि आने जाने में लोगों को मट्टी धूल मट्टी का मामला भी हैं। तो ज़िला इंतज़ामिया से यही हमारी रिक्वेस्ट है कि वो इसको जितना जल्दी हो सकता है आवाम की सहूलत के लिए इसको मरम्मत करवाए। अच्छा बिल्कुल, ये सांस की बीमारियाँ, सांस लेने मसला होता है, इतनी धूल होती है, मट्टी होती है, तो क्यों अभी तक नोटिस नहीं लेके? क्या कहना चाहेंगे ज़िला इंतज़ामिया से, क्या मुतालबा करेंगे? जी भाई ने भी जैसे फरमाया ना कि बड़ी देर से ये टूट फूट का शिकार है। सड़क आमदोरफ्त में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, सांस की बीमारी जैसे आपने फरमाया, ये काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं कि गाड़ी की आमदोरफ्त में भी प्रॉब्लम होती है और जो इनके आसपास जो मतलब दफातर बने हुए हैं हमें भी उनमें जाने आने की प्रॉब्लम होती है। तो काफ़ी मतलब ये धूल मट्टी होती है, प्रॉब्लम होती है, सेहत को नुकसान होता है। तो हम ज़िला इंतज़ामिया से गुजारिश करते हैं कि ये ज़रा जल्दी जो मरम्मत है वो इसके लिए और भी शहरी मौजूद उनसे बात करते हैं। आप बताएं जी, रोड ये टूट फूट का सारा शिकार है, इसकी वजह से मसाइल का सामना करना पड़ता है, ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर रहती है। दूसरा ये बताइएगा कि यहाँ पर ये मेन रोड है, जिस बात स्टेडियम बिल्कुल साथ है, इधर जो शहर की तरफ जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? सर ये तो हुकूमत की नालायकी है ना, जिसके ऊपर वो तवज्जो नहीं दे रही है। बाकी आवाम जो है वो बहुत सारी मुश्किलात का आप देख रहे हैं कि सामना कर रहे हैं। ये भी गरीब शहरी हैं और उसके बावजूद अभी मैंने जैसे कि आपको एक और काम डिस्कस के लिए बिल्कुल यहाँ पर शहरियों को जो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ये रोड टूट का शिकार है। तो शहरियों का ये मुतालबा है कि जल्द से जल्द इक़दाम करके रोड की मरम्मत जो है वो यकीनी बनाया जाए। जी, शहरी परेशान है, रोड को मरम्मत क्या चाह। बहुत शुक्रिया अरसलान अपडेट करने के लिए। यहाँ आपको बताएं, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का शोबा एंटी मनी लॉन्ड्रिंग इन एक्शन। ज्यूलर, रियल एस्टेट डेवलपर्स, डीलर्स और अकाउंटेंट्स खरीदारों का रिकॉर्ड फराहम करेंगे। तफसीलात जान लेते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, बताइएगा। जी, एफबीआर के शोबा एंटी मनी लॉन्ड्रिंग ने रियल एस्टेट सेक्टर और इसके साथ साथ जेवरात के कारोबार से वाबस्ता अफराद की खुसूसी मॉनिटरिंग करने का फैसला किया है। और ये फैसला किया गया है इन दोनों सेक्टर से जो मुबैना तौर पर होने वाली मनी लॉन्ड्रिंग है उसकी रोकथाम के लिए। तो इसके मुताबिक वो तमाम अफराद जो कि सोने के जेवरात या फिर वो महंगी जो जेवरात हैं उनके कारोबार से वाबस्ता हैं, तो वो एफबीआर का जो शोबा एंटी मनी लॉन्ड्रिंग है उसमें अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। और फिर उसके बाद जो उनकी खरीदो फरोख्त होगी उसका तमाम रिकॉर्ड भी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सेल को फराहम किया जाएगा। जबकि उसके साथ साथ जो लोग सोना या दीगर जेवरात खरीदते हैं उनकी तफसीलात भी और उनकी ट्रांजैक्शंस की तफसीलात भी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सेल को फराहम करना होगी। और बिलखुसूस अगर किसी खरीदार की उन्हें लगता है कि ये कोई मशकूक ट्रांजैक्शन है तो उसके बारे में फिलफौर जो है वो एफबीआर हुक्काम को आगाह करना होगा। इसी तरह रियल एस्टेट सेक्टर से वो अफराद जो कि प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त करते हैं, वो डेवलपर्स हैं या डीलर हैं, तो वो भी जायदादों की खरीदो फरोख्त के हवाले से तमाम तफसीलात में वो एफबीआर के शोबा एंटी मनी लॉन्ड्रिंग को फराहम करेंगे। शुक्रिया उमैर अपडेट करने के लिए। दूसरी जानिब वासा फैसलाबाद में डीसल्टिंग जारी है। 1 सितंबर को नौकरियों से निकाले गए डेलीवेजर सेवर्समैन भर्ती न किया जा सके। तफसीलात जान लेते हैं वकास बेग से। जी वकास। अच्छा बिल्कुल, वासा फैसलाबाद की जानिब से 1 सितंबर को डेली वेजेस मुलाजमीन निकाले गए जिनकी बहाली के हवाले से जो है इक़दामात किए जा रहे थे। इस हवाले से सीबीआई यूनियन की जानिब से एहतजाज भी किए गए, कुछ मुलाजमीन को बहाल कर दिया गया। लेकिन वासा हुकाम की जानिब से ताहाल सीवरमैन जो कि वासा की बेसिक रेड की हड्डी हैं उनके डेली वेजेस मुलाजमत के दोबारा बहाली का सिलसिला जो है वो नहीं हो सका। सीबीआई सदर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे। मुझे ये बताइएगा कि 400 से जायद का दावा किया जा रहा था कि 400 से जायद ज़रूरी मुलाजमीन जो है वो बहाल कर लिए गए हैं, जबकि सीवरमैन जो बेसिक वासा की रीढ़ की हड्डी है वो ताहाल बहाल नहीं हो सके, क्या कहेंगे? आज भी इस सिलसिला में एमडी वासा से बात हुई है। जो वर्क चार्ज फारिग किए गए थे उनको खासकर सीवरमैन जो है, क्योंकि डिसल्टिंग का सीज़न शुरू है, नीड बेस पे उनकी बहुत ज़रूरी है कि उनको दोबारा से रिस्टोर किया जाए। तो एमडी वासा ने आज कहा है कि कल परसों तक 2 दिन में कमेटी बना दी है, वो फैसला कर देगी और 2 दिन में रिस्टोर कर दिए जाएंगे।
اس میں پمپ آپریٹر جو ہیں وہ 12 گھنٹے ڈیوٹیاں کر رہے ہیں اور ان کو ویکلی کوئی چھٹی نہیں دی جا رہی، اور اس وجہ سے بہت زیادہ پرابلم میں آئے ہوئے ہیں ملازم. تو ایم ڈی واسا صاحب نے آج ہمارے جنرل سیکرٹری صاحب اور چیئرمین صاحب ساتھ تھے، انہوں نے کہا کہ کل کمیٹی کی ریکمنڈیشن لے کے پرسوں تک آرڈر کر دیے جائیں گے. اگر پرسوں آرڈر نہ کیے تو پھر نیکسٹ لاہے عمل کا کوئی اعلان کریں گے. اچھا بالکل وقاص بیگ اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ. جنگ میں باغ جرا کی تعمیر کا معاملہ کنسلٹنٹ شعبہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ لاہور جنگ پہنچ گئے. اس حوالے سے بات کریں گے، رمضان مرزا سے اپڈیٹ کیجیے گا. جھنگ میں اپنی نوعیت کا پہلا پارک کم سپورٹس فیسلٹیز جو ہے، اس حوالے سے ایک منصوبہ جو ہے وہ اس کی تجویز دی گئی تھی، اور اس حوالے سے بہت سے محکمانہ کام جو ہے اس کے مکمل کیے جا چکے ہیں. کچھ تحفظات ہیں جن کو دور کرنے کے لیے جو کنسلٹنٹ PND چودھری عاشق جو ہیں وہ اس وقت موقع پر موجود ہیں. انہوں نے مختلف جگہوں کا دورہ بھی کیا ہے اور جائزہ بھی لیا. ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس سے بات بھی کرتے ہیں. سر بتائیے گا کس قسم کے تحفظات تھے اور اب ان کو دور کرنے کے لیے کس قسم کے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں؟ اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کچھ جو ویسٹ واٹر ہے، گندا پانی ہے مختلف آبادیوں کا، وہ جو نواز شریف والا حصہ ہے اس میں بھی آ رہا ہے، اور جو باقی آپ کا ویسٹرن حصہ ہے اس میں بھی آ رہا ہے. تو ہمیں یہ اسکیم پٹ اپ ہوئی تھی، پورے جتنی بھی آپ کا ہے 70 ایکڑ اس کی پوری. لیکن ہمارا یہ خیال ہے کہ جو پارک پہلے ہے 7 ایکڑ کا پہلے موجود ہے، اور کوئی 15 سے 16 ایکڑ جو ہے اس کے ساتھ جگہ ہے جو ایسٹرن پورشن ہے کالج کے آگے، ہم اس کو پارک بنا دیں. اور یہ جو باقی آپ کے پاس ہے 42 ایکڑ، اس کو ہم سپورٹس کمپلیکس میں تبدیل کریں، جس میں آپ کی ساری سپورٹس جس میں ہوں ہر قسم کی. فی الحال ہمارا خیال یہ ہے کہ ہم وہ پارک جو ہے وہ اپروو کر دیں اور اس پہ کام شروع ہو جائے. لیکن اس وقت جو مسئلہ یہ ہے کہ دو طرف سے اس میں پانی آ رہا ہے. اس ڈسپوزل ورک جہاں پہ ہم کھڑے ہیں یہاں سے بھی جا رہا ہے اور پرلی طرف سے بھی پانی آ رہا ہے. تو آج میں اسی لیے یہاں پہ آیا ہوں کہ کیا طریقہ ہو سکتا ہے کہ اگر 1-1.5 مہینے میں اس پر کام شروع ہو جاتا ہے پارک کا، تو پھر یہ پانی جو ہے پہلے یہاں سے نکالنا پڑے گا، کیونکہ وہ ہمیں فکر یہ ہے کہ کل پارک پہ اتنا پیسہ لگ جائے اور پھر یہ پانی اندر پارک کے آ جائے تو اس کی جو افادیت ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو آج جو مسئلہ دیکھنے میں آیا ہوں وہ یہ چیز دیکھنے آیا. رمضان مرزا ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا. جنگ میں اعلیٰ تعلیم کے حصول کے خواہش مند طلبہ کی مشکلات کم نہ ہو سکی. گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج میں BS کلاسز کے لیے نئے بلاکس کا منصوبہ فنڈز کی عدم دستیابی کے باعث رک گیا. وسیم عزیز ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں، اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل، تقریباً 3 سال قبل جو ہے وہ گورنمنٹ گریجویٹ کالج جنگ میں BS بلاک کی تعمیر کا منصوبہ شروع کیا گیا تھا. سابق پرنسپل ملا خان حیدری کی جانب سے اس کا جو سنگ بنیاد تھا وہ رکھا گیا. تاہم 3 سال گزرنے کے باوجود جو ہے یہ منصوبہ پایہ تکمیل تک نہ پہنچ سکا، جس کے باعث جتنے بھی طلبہ ہیں انہیں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. خاص طور پر سرد موسم ہے، اس میں جو ہے وہ طلبہ کو باہر کلاسز سے باہر بیٹھنا پڑتا ہے. کلاس روم کی کمی کے باعث جو ہے وہ طلبہ شدید مشکلات سے دوچار ہے. میرے ساتھ کوئی طلبہ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. بتائیے گا کس قدر مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کلاس روم کی کمی ہے؟ جی بالکل، BS کلاسز اور انٹر کی کلاسز جو ہے نا تعداد بہت زیادہ ہے، اور ہمارا یہ بلاک پچھلے کئی سالوں سے زیر تعمیر ہے. اور خاص طور پر انٹر کے جو طالب علم ہیں انہیں کلاسز لینے کے لیے گراؤنڈ وغیرہ میں جانا پڑتا ہے اور ان کے لیے کلاسز اویلیبل نہیں ہیں. تو میری وزیر اعلیٰ پنجاب سے گزارش ہے کہ آپ جہاں پر گلی نالے اور سڑکیں وغیرہ بنوا رہے ہیں، آپ اس کے ساتھ یہ محکمہ ایجوکیشن جو ہے یا اسکول ڈپارٹمنٹ یا کالج ڈپارٹمنٹ ہے، اس میں آپ جو بلاک بھی زیر تعمیر ہیں انہیں جلد از جلد مکمل کروائیں تاکہ بالکل جلد از جلد نئے بلاکس بھی مکمل کیا جائے. میرے ساتھ کچھ اور طالب علم بھی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. سر کلاسز کی کمی کے باعث بچے باہر بیٹھتے ہیں، زیادہ تر کلاسز زیادہ ہونے کی وجہ سے بچے بہت زیادہ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے نا وہاں پہ بہت گھبراہٹ وغیرہ محسوس ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ BS بلاک بہت زیادہ دنوں سے نا ایسے ہی کھڑا ہوا ہے، اس کی نا تعمیری نہیں ہو رہی. جی بالکل، طلبہ کی جانب سے وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن رضا نقوی سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ BS بلاک کے جتنے بھی بقیہ فنڈز ہیں ان کو جلد از جلد فراہم کیا جائے، BS بلاک کی تعمیر کا کام مکمل کیا جائے تاکہ یہاں پر پڑھنے والے طلبہ کو کسی بھی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے اور وہ اپنا تعلیمی سفر جو ہے وہ جاری رکھ سکیں. جی وسیم عزیز ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا. بہتر کارکردگی نہ دکھانے والوں کا احتساب ہوگا. CEO ہیلتھ انسٹیٹیوٹ نے ہیلتھ ملازمین کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی. کمیل حیدر ہمارے ساتھ موجود ہیں، اپڈیٹ کیجیے گا کمیل.
جی بالکل، چنیوٹ ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی کی جانب سے پوسٹ سی او کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس کے اندر تمام اداروں کے انچارجز نے شرکت کی اور ماضی کے اندر جو ہونے والی کارکردگی کے بارے میں بات کی گئی اور مستقبل کے حوالے سے ہدایات بھی دی گئی۔ ہمارے ساتھ ڈی ایچ او ڈاکٹر شہزاد خلیل موجود ہے۔ سر بتائیے گا میٹنگ کے حوالے سے تفصیلات۔ جی بالکل، پوسٹ سی او کانفرنس جو اس ماہ کی ہوئی ہے، جس میں ہم نے لاسٹ منتھ کے انڈیکیٹرز لاہور میں ڈسکس کیے گئے تھے، ان تمام انڈیکیٹرز کی بنیاد پہ ہم نیکسٹ منتھ کی جو اسٹریٹجی ڈیزائن کر رہے ہیں، اس میں ہم الیکٹرانک میڈیکل ریکارڈ آف دا پیشنٹ، فری ڈیلیوریز اینڈ دا نمبر آف دا پیشنٹس فار دا ڈیلیوریز، اس کو ہم نے کیسے امپروو کرنا ہے، پھر بچوں کی ای پی آئی کی ویکسینیشن جو ہے اس کو ہم نے کیسے امپروو کرنا ہے، اس کی اسٹریٹجی بنائی جا رہی ہے۔ پلس اس میں ہم اپنے ڈیجیٹلائز کر رہے ہیں اپنے تمام میڈیکل ریکارڈ کو، جس میں پیشنٹ کی انٹری، اس کے وائٹلز، میڈیسن کی ڈسپینسنگ، ان تمام چیزوں کا ہم لوگ ایک میڈیکل ریکارڈ لے رہے ہیں۔ اس کے لیے تمام بی ایچ اوز کے اوپر انٹرنیٹ کی فری سپلائی اور ان انٹرپٹیڈ سپلائی، پلس اس کے علاوہ سولر پینلز، یو پی ایس اور الیکٹریسٹی کی ان انٹرپٹیڈ سپلائی 24 آورز آن دا بی ایچ اوز اینڈ آر ایچ سیز کے اوپر وہ بھی اویلیبل کر رہے ہیں اس میں۔ پلس اس کے اوپر ہم ہر پیشنٹ کو جو ہے کہ ود ان بی ایچ یو اس کو میڈیسن کی فیسلٹی اویلیبل ہو، اس کو باہر سے پرچیز نہ کرنی پڑے۔ اس کے علاوہ عملے کی پریزنس، جس میں کہ ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل سٹاف، ڈسپینسر، ایل ایچ وی، ان تمام کی جو ہے اٹینڈنس کو بھی ہم انشور کر رہے ہیں تاکہ کوئی بھی عملہ غیر حاضر نہ ہو اور کوئی بھی مریض کسی بھی قسم کی میڈیکل فیسلٹی سے کمیل اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کا محکمہ زراعت توسیع کے ساتھ مل کر گندم پیداوار بڑھاؤ مہم آگاہی سیشن، وائس چانسلر ڈاکٹر اقرار احمد سمیت زرعی ماہرین نے خصوصی شرکت کی۔ جو پنچ لائن تھی وہ یہ تھی ٹائملی سوئنگ، اب پنچ لائن میں کیا ایڈ کر رہے ہیں ہم؟ ٹائملی سوئنگ تو اچیو کرنی ہے اور بہتر کرنی ہے، تو ہماری پنچ لائن ہے کہ فرٹیلائزر کو بیلنس کرنا ہے۔ یہ فرٹیلائزر بیلنس والی بات بھی 10-15 سال سے ہم کر رہے ہیں بڑی تواتر سے، تو اب فارمر جو ہے وہ فاسفورس کی پراپر ڈیمانڈ کرتا ہے لیکن پوٹاش کی ڈیمانڈ ابھی بھی نہیں ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ دوسری پنچ لائن یہ ہے کہ بیلنس بٹ ناٹ جسٹ نائٹروجن اینڈ فاسفورس بٹ آلسو پوٹاش جو ہے اس بیلنس کا اسینشیل ایلیمنٹ ہے۔ پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ویٹ جو ہے اس میں یونیورسل کور ہے ویڈیسائڈ کا، ریکوائرڈ اگر ویڈیسائڈ استعمال نہیں ہوتا تو یو آر لوزنگ اپ ٹو 20% آف یور پوٹینشیل کراپ شیلڈ۔ اب یہ ہمارے اگرانومسٹ ہیں انہوں نے یہ کافی اس کے اوپر ریسرچ کی ہوئی ہے، ویڈیسائڈ اویلیبل ہے اور ویڈیسائڈ اپلیکیشن افیکٹو نہیں ہے۔ آپ سروے کر لیں، دیکھ لیں، 90% اسمال فارمر ہے اور اسمال فارمر کے پاس سب سے بڑا جو ہتھیار ہے وہ نیپ سیک اسپریئر ہے، وہ کندھے پہ ڈالا ہوا ہے اور وہ ایسے اسپرے کر رہا ہے، ایسے اسپرے کر کے کیسے آپ پریسائزلی ہٹ کر سکتے ہیں ویڈ کو، اور وہ نہیں ہو رہی ہے۔ سو ویڈ جو ویڈ کی ہربیسائڈ اپلیکیشن ہے اس کی ایفیکیسی بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ یہ ساری باتیں ایسی ہیں جو شاید اتنی مشکل نہیں ہے سمجھانی، پر ان کو عمل کروانا کافی بڑا چیلنج ہے۔ کیا وہ نیپ سیک اسپریئر اپروپریٹ مشین ہے؟ کیا اس کے کوئی الٹرنیٹیوز ہیں؟ ہم باتیں کر رہے ہیں ڈرون کی، ڈرون زیادہ افیکٹو ہے، ڈرون اس سے سستا ہوگا، ڈرون اس سے لیس دین ہاف کیمیکل یوز کرے گا، پر دین اس کے اوپر کچھ ریگولیٹری چیلنجز ہیں، پالیسی چاہیے، ٹریننگ چاہیے ہوگی آپریٹرس کی، کون سا اپروپریٹ والیوم ہے جو وہ کیری کرے گا مشین، وہ جتنا زیادہ کیری کرے گا اتنے اس کی جو وہ اس کے پنکھے ہیں وہ تیز چلیں گے، وہ جتنے تیز چلیں گے کیا وہ جو آندھی آئے گی اس سے وہ کام باقی رہ جائے گا، کام کا اسپرے کا نہیں رہ جائے گا۔ وہ اس طرح کے R&D کے معاملات بھی ہیں، پالیسی کا ایشو بھی ہے، R&D کے معاملات بھی ہیں، تو یہ اگر ہم باہر نہیں نکلیں، اگر ہم یہ اس طرح کے سوال نہیں اٹھائیں تو ریسرچ کیسے ہو؟ تو یہ ایک فیڈ بیک ہے۔ ہم نے فیڈ بیک کے لیے سوشل سائنسز نے پچھلے سال بھی ایک اٹیمپٹ کی تھی کہ سروے کنسٹرکٹ کیے جائیں، اس دفعہ اس سروے کو انہوں نے ایک ایپ بنا دی ہے اور ایزی ٹو یوز ایپ ہے، وہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہر بندہ جو ہمارا فیلڈ میں جائے ہر روز ایک دفعہ نہیں، وہ دن میں 10 دفعہ لوگوں کو ملتا ہے تو وہ 10 دفعہ اس ایپ کو یوز کرے تاکہ ہمارے پاس ڈیٹا بلڈ ہو۔ یہ ڈیٹا جو ہے یہ ڈرائیو کرے گا فیوچر ڈیسیژن میکنگ، فیوچر پرائرٹی
रिसर्च की क्या होगी, ये डाटा ड्राइव करेगा। विटामिन सी से भरपूर किन्नू, फ्रूटर और मौसमी सर्दियों के खास सौगात है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुबशर हसन नकवी। अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग के बागात में खट्टे मीठे रस भरे किन्नू और मौसमी के जो है वो तैयार हो चुका है और चंद ही दिनों में ये मार्केट में भी आ जाएंगे। और महकमा ज़राअत ने नवीद सुनाई है कि इस साल फल भी ज़्यादा होगा। डिप्टी डायरेक्टर महकमा ज़राअत फजलुर रसूल से बात करते हैं और जानते हैं। असरा बताइएगा कि इस साल फल माशाल्लाह बड़ा अच्छा नज़र आ रहा है, इसकी वजूहात क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। एक्चुअली पिछले साल मौसम सख्त हो जाने की वजह से, गर्म होने की वजह से फल की सेटिंग कम थी, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस साल चूँकि अप्रैल मई तक मौसम जो है वो बहुत अच्छा रहा और फ्रूट की सेटिंग बहुत अच्छी है। डिस्ट्रिक्ट टोबा टेक्सिंग सरगोदा के बाद दूसरा बड़ा ज़िला है जहाँ किन्नू या सिट्रस के बागात ज़्यादा हैं और यहाँ का फल क्वालिटी के हिसाब से भी बहुत आला है और सरगोदा के बाद हमारा दूसरा नंबर है। और हम ये उम्मीद करते हैं कि इस साल तकरीबन 14 से 15% जो है वो पिछले साल से पैदावार ज़्यादा होगी। पिछले साल हमारे ज़िले में 130 मन के लगभग जो है वो औसतन पैदावार आई है फी एकड़ किन्नू की। इस साल उससे ज़्यादा पैदावार की उम्मीद है। तो हम जो हैं इस लिहाज से समझते हैं कि ये जो है ना बागात या सिट्रस के काश्तकार जो हैं उसको और हमारे ज़िले की इंडस्ट्री को, सिट्रस के जो हैं प्रोसेसर, उनको सबको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचेगा इंशाअल्लाह। ब्यूरो चीफ टोबा मुबशर हसन नकवी हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।